मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अपने एशिया महाद्वीप के जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं और जिसका नाम है एशिया की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ एशिया। तो देखिए हम आज एशिया की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की जो संपूर्ण जलवायु है वो मानसून पर निर्भर करती है। इसीलिए एशिया महाद्वीप के जो दक्षिणी और पूर्वी जो क्षेत्र है उसको मानसून एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से ये आपका ये और आपका ये क्षेत्र है, ठीक है। एशिया महाद्वीप का ये जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है इसको मानसून एशिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो पूर्णतया मानसून पर निर्भर है। तो देखिए हम सबसे बड़ा जो रोल है एशिया की जलवायु में वो मानसून का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए हम सबसे पहले जलवायु को पढ़ने से पहले हम मानसून के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो मानसून शब्द है, सबसे पहले हम मानसून के उद्भव के बारे में देखते हैं। मानसून का उद्भव, तो देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम देखें तो मानसून जो शब्द है वो एक अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का, ठीक है। अरबी भाषा, मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या है? मौसम, जिसका अर्थ है मौसम, ठीक है। तो देखिए मानसून शब्द के, मानसून जो शब्द है इसकी उत्पत्ति के बारे में हम देखें तो यह एक अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है मौसम। तो देखिए आगे हम देखें तो मानसून के बारे में अनेक विद्वानों ने अपनी अलग अलग जो परिकल्पनाएं हैं वो प्रस्तुत की। तो जिसके संबंध में, मानसून के संबंध में जो सबसे पहले परिकल्पना प्रस्तुत की, सर्वप्रथम परिकल्पना किसने दी? हेली ने, हेली महोदय ने मानसून से संबंधित अपनी सर्वप्रथम परिकल्पना प्रस्तुत की। उसके बाद अनेक वैज्ञानिकों ने भी मानसून से संबंधित अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिनमें प्रमुख है कोपेन है, ट्रीवार्थो है, कैंड्रू है, ठीक है, कैंड्रू है और फ्लोन और पामर। इन सभी ने अपने मानसून के संबंध में अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, ठीक है। तो हम मानसून की उत्पत्ति से संबंधित हम सामान्य परिकल्पनाएं हैं उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले हम देखते हैं मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो प्राचीन परिकल्पनाएं हैं। देखिए प्राचीन समय में कैसे माना जाता था कि मानसून की उत्पत्ति कैसी होती है, हम देखते हैं प्राचीन परिकल्पना परिकल्पना के अनुसार ये जो मानसून ही है, मानसून एक वृहद स्तर पर चलने वाली हवाएं हैं, एक व्यापक स्तर पर चलने वाली हवाएं हैं, ठीक है। जो ग्रीष्म काल में, जो गर्मियों में चलती है महासागर से या फिर जल से स्थल की ओर, गर्मियों में चलेगी ये पवनें जल से स्थल की ओर, ठीक है। और सर्दियों के मौसम में ये जो पवनें हैं वो चलती हैं स्थल से जल की ओर, स्थल से जल की ओर। ये एक प्राचीन परिकल्पना है। प्राचीन परिकल्पना के अनुसार जो मानसून है वो एक व्यापक स्तर पर चलने वाली हवाएं हैं, ठीक है। और ये जो हवाएं हैं गर्मियों के मौसम में चलती है जल से स्थल की ओर या फिर महासागरों से महाद्वीपों की ओर, और सर्दियों में ये जो पवनें हैं वो चलती हैं महाद्वीपों से महासागर की ओर, ठीक है। ये हमारी एक प्राचीन परिकल्पना है। इसके अनुसार मौसम ये बताया, मानसून ये बताया गया है, ठीक है। फिर आगे हम देखें कि आगे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे विज्ञान की उगाता गया, उसमें यह माना गया कि केवल इतना ही एक वो नहीं है, पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि मानसून एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है जिसको हम हवाएं बोल सकें या फिर हम उसको ऐसा बोल सकें कि ये एक हवाएं हैं और जल से स्थल, स्थल से खंड की, स्थल से जल की ओर चलती है। इतना इसके लिए व्यापक मतलब वो नहीं है, ठीक है, पर्याप्त नहीं है। तो हमें इसके आगे जो वैज्ञानिकों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनेक जो परिकल्पनाएं मानी, उनमें देखिए जो फेरल का नियम है, अनेक वैज्ञानिकों ने इससे आगे कुछ स्पष्ट और माना, और इसमें माना कि जो फेरल का नियम है, फेरल के नियम के अनुसार फेरल का नियम
अब देखिए ये क्या नियम है, इस फेरल के नियम के अनुसार जो मानसूनी हवाएं हैं वो क्या है, एक व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने हैं जो विषुवत रेखा को पार करने के बाद उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ये फेरल का नियम है, एक वैज्ञानिक थे फेरल, जिन्होंने ये नियम दिया कि जो व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा को पार करने के बाद उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। यह फेरल का एक नियम है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस नियम के अनुसार मानसून को एक व्यापारिक पवने के रूप, व्यापारिक पवनों का रूप दिया और उन्होंने बताया कि जो व्यापारिक पवने हैं वो केवल भूमध्य रेखा पर ही समाप्त न होकर आगे बढ़ती है और आगे जो महाद्वीपों में जो निम्न वायुदाब के केंद्र है वहाँ तक पहुँचती है और वहाँ पर ये पवनें चलती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर निम्न वायुदाब के केंद्र में जो पवनें चलती है उन पवनों को ही मानसूनी पवनें कहा गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगली जो परिकल्पना है उसके अनुसार। तो क्या है महत्वपूर्ण, जो फेरल का नियम है उस फेरल के नियम के अनुसार जो मानसूनी हवाएं हैं वो क्या है, एक व्यापारिक पवने। ठीक है, ये हो गई हमारी एक उसके अगली परिकल्पना। तो इस प्रकार से हमने मानसून की परिकल्पना के बारे में समझ लिया है कि मानसून केवल एक हवाएं न होकर यह इसकी एक जटिल प्रक्रिया है। इसकी ये आईटी से जो जेड बनता है उससे उसके ऊपर ये व्यापारिक पवनें जाती हैं और वहाँ पर ये चलती है, तो उस क्षेत्र में इनको व्यापारिक पवनों को मानसूनी पवनें मान लिया जाता है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं एशिया महाद्वीप के जो जलवायु है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो हम एशिया महाद्वीप की जलवायु को हम समझते हैं कि इसकी जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे वर्षा किस प्रकार से होती है, शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार से होती है, और इसके संपूर्ण जलवायु के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो एशिया महाद्वीप है वो एक विशाल महाद्वीप है और इसकी जो संपूर्ण जो जलवायु है वो मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए इस महाद्वीप को मानसून एशिया भी इस प्रदेश को कहा जाता है। फिर आगे हम देखें, हम सर्दियों में देखें इसकी जो जलवायु है उसको हम दो प्रकार से समझते हैं। सर्दियों में इसकी जलवायु कैसी रहती है और गर्मियों में इस प्रकार इसकी जो जलवायु है वो कैसी रहती है, कैसे इसमें वर्षा होती है, इस चीज़ के बारे में हम समझते हैं। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं सर्दियों में इसकी जलवायु के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए एशिया जो महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में शीत ऋतु में इसके जो मध्य भाग है उस मध्य भाग में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में मध्य में हम देखें तो इस क्षेत्र में यहाँ पे देख लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। ठीक है, शीतकाल का जो तापमान है वो यहाँ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और इससे ऊपर हम उत्तर की ओर चलते हैं तो ये माइनस में चला जाता है। और साइबेरिया तक हम देखें तो साइबेरिया से -50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान साइबेरिया में रहता है। ठीक है, इस प्रकार से फिर हम दक्षिण में हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा तापमान में वृद्धि होती जाएगी। तो देखिए हम यहाँ से नीचे जैसे हम मध्य एशिया से हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्लस में जो तापमान हो जाता है और हम देखें तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दक्षिण भारत में रहता है, सर्दियों का तापमान। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि शीतकाल में एशिया महाद्वीप में तापमान न्यून रहता है और जैसे जैसे हम दक्षिण में जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर हम देखें कि जहाँ तापमान कम रहता है वहाँ वायुदाब अधिक रहता है। यहाँ पे शीतकाल में जो तापमान न्यून है, जहाँ का तापमान न्यून रहता है वहाँ का वायुदाब उच्च रहता है। क्यों? क्योंकि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध है। ठीक है, जहाँ का तापमान न्यून रहता है वहाँ का वायुदाब उच्च। ठीक है, इस क्षेत्र का वायुदाब उच्च रहता है और हम यहाँ पे हिंद महासागर में हम देखें तो यहाँ का वायुदाब उस समय सर्दियों के मौसम में हिंद महासागर में एक न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है, न्यून वायुदाब। ठीक है, सर्दियों के मौसम की हम बात करें तो सर्दियों के मौसम में मध्य एशिया में उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है और दक्षिण और हिंद महासागर में न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो देखिए हवाएं कैसे चलेगी, इस प्रकार से हवाएं चलेगी। ठीक है, शीत ऋतु में हवाएं महाद्वीप से महासागर की ओर हवाएं चलेगी। तो ठीक है, ये जो हवाएं हैं वो इस प्रकार से चलेगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ठीक है, तो ये हमने स्पष्ट कर लिया है
कि जो शीतकाल में मध्य एशिया का जो तापमान है वो न्यून रहता है। हमें पता है कि एशिया महाद्वीप में के मध्य का तापमान सर्दियों के मौसम में 0 डिग्री तापमान रहता है, और जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाएगी दक्षिण की ओर। और जहाँ का तापमान न्यून रहता है वहाँ का वायुदाब उच्च रहता है। ये हमने पहले बता दिया है कि तापमान और वायुदाब में बिल्कुल विपरीत संबंध है। जहाँ का तापमान न्यून है वहाँ का वायुदाब उच्च रहेगा, और जहाँ का तापमान उच्च है वहाँ का वायुदाब न्यून रहेगा। और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। तो सर्दियों के मौसम में हवाएं इस प्रकार से चलेगी। ये चलेगी सर्दियों के मौसम में हवाएं इस महाद्वीप से महासागर की ओर। अतः हम देखते हैं कि महासागर से जब हवाएं चल रही है, महाद्वीप से हवाएं चल रही है महासागर की ओर, तो स्पष्ट है कि यहाँ की जो पवनें वो बिल्कुल शुष्क रहेगी, क्योंकि हवाएं चल रही है स्थलखंड से जलखंड की ओर। तो स्थलखंड से हवाएं चल रही तो बिल्कुल शुष्क रहनी है, तो ये पवनें बिल्कुल शुष्क रहेंगी, और शुष्क पवनों से बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए शीतकाल में जो वर्षा होती है बहुत महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा शीतकाल का मानसून। ठीक है, उसके बाद हम देखें हमारा जो अगला मानसून है ग्रीष्म ऋतु में, देखें हम ग्रीष्म ऋतु में हम देखते हैं। अब देखिए हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो अधिकतर वर्षा है वो ग्रीष्म काल में होती है, लेकिन जो बहुत कम वर्षा है वो शीतकाल में होगी। क्यों? क्योंकि ये जो हवाएं चल रही है वो बिल्कुल शुष्क है, लेकिन जैसे ये हवाएं चल रही है, ये हमारा स्थलखंड है, स्थलखंड से ये हवाएं यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है इस प्रदेश में, और ये जो हवाएं चल रही है स्थलखंड से वो ये इस जलखंड में प्रवेश कर रही है। मतलब यहाँ से ये हवाएं बंगाली खाड़ी में प्रवेश कर रही है, और बंगाली खाड़ी में प्रवेश करने के बाद ये हवाएं वापस से अपनी शुष्क ये जो पवनें वापस आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से ये पवनें चल के यहाँ पे वापस अपनी आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और यहाँ पे जो देखिए आपका जो भारत है, भारत की यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, पूर्वी तट पर जहाँ पे आपका तमिलनाडु है, तो इस तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, उसके अलावा श्रीलंका में वर्षा होती है शीतकाल में। और उसके अलावा हम देखें तो ये आपके जो द्वीप समूह है, इन द्वीप समूह में भी शीतकाल में वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि इनके मार्ग में इन हवाओं के मार्ग में कौन सी खाड़ी आ रही है? बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी से ये पवनें अपनी आर्द्रता ग्रहण कर रही है, और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद ये तमिलनाडु और श्रीलंका और द्वीप समूह में भी वर्षा कर रही है। इस प्रकार से पूरे एशिया महाद्वीप में शीतकाल में वर्षा नहीं होती है, लेकिन इससे कुछ जो दक्षिणी भाग है उनमें शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। ठीक है, हम इसके भारत में हम देखें तो भारत में तमिलनाडु है जो एक महत्वपूर्ण जिला है, वो राज्य है जिसमें केवल शीतकाल में वर्षा होती है, बाकी कहीं भी शीतकाल में वर्षा नहीं होती है तमिलनाडु को छोड़कर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शीतकाल। उसके बाद में हम देखें कि ग्रीष्मकाल की हम बात करें। शीतकाल के मानसून के बारे में हमने देख लिया है, आगे हम देखें ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल में हम देखें बिल्कुल इसके विपरीत होता है। ग्रीष्मकाल में बिल्कुल इसके विपरीत होता है। शीतकाल में हवाएं चल रही हैं स्थलखंड से जलखंड की ओर, स्थल से जल की ओर, और ग्रीष्मकाल में हवाएं चलेगी जल से स्थल की ओर। देखिए कैसे, देखिए आप सभी को पता है कि भारत के वो एशिया महाद्वीप में ग्रीष्मकाल में एशिया महाद्वीप के मध्य में जो तापमान है वो उच्च रहता है। ठीक है, कम से कम 50 डिग्री 40 और 45 डिग्री तापमान एशिया महाद्वीप के मध्य में रहता है, और जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे नीचे तापमान में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे तो तापमान अधिक रहता है। ठीक है, और हिंद महासागर में जैसे जैसे हम दक्षिण में जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तापमान उच्च है तो यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा, निम्न वायुदाब। ये हमने पहले देखा है कि जहाँ का तापमान उच्च रहता है, जहाँ का तापमान उच्च रहता है वहाँ पर वायुदाब निम्न रहता है। क्यों? क्योंकि तापमान और वायुदाब में बिल्कुल विपरीत संबंध है। इसलिए एशिया के मध्य में, जहाँ पे मध्य में तापमान ग्रीष्म ऋतु में अधिक है, तो श्योर है कि यहाँ का जो वायुदाब है बिल्कुल निम्न रहेगा। और हिंद महासागर में हम देखें, दक्षिण में हम देखें तो यहाँ पे उच्च वायुदाब रहेगा, उच्च वायुदाब।
देखिए यहाँ पे वायुदाब उच्च है और एशिया के मध्य में हम जैसे आप देख लीजिए थार के मरुस्थल में और जो पंजाब है, भारत के पंजाब में एक निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, ठीक है। और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है। तो हिंद महासागर में उच्च वायुदाब बना का केंद्र है और उसमें थार के मरुस्थल और पंजाब में निम्न वायुदाब का केंद्र बन रहा है। तो हवाएं उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर जाएंगी, तो हवाएं इस प्रकार से चलेगी, ठीक है। हवाएं इस प्रकार से चलेगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, तो महासागर से महाद्वीप की ओर, मतलब जल से स्थल की ओर ग्रीष्म काल में हवाएं चलेगी। और ग्रीष्म काल में हवाएं जब जल से स्थल की ओर चल रही है तो श्योर है ये पवनें आर्द्र होगी और आर्द्र पवनों से ही इसके ग्रीष्म काल में अधिकतर वर्षा एशिया महाद्वीप में होती है। हम भारत में भी हम देखें, जैसे ये हिंद महासागर से ये पवनें चल रही हैं, ठीक है, और ये पवनें आर्द्र पवनें हैं। आर्द्र पवनें होने के कारण में ये पवनें वर्षा कर रही है और ये बिल्कुल जब भारत के पश्चिमी तट पर टकरा रही है तो यहाँ पे ये भयंकर वर्षा कर रही है। और भारतीय केरल के तट पर ये भयंकर वर्षा करती है, जिसे हम कहते हैं मानसून का फटना, ठीक है। जब जून जुलाई में ये हवाएं ग्रीष्म काल में ये हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जा रही है, तो ये हवाएं बहुत तीव्र गति से यहाँ पे भारत के पश्चिमी तट पर जाकर टकराएगी और यहाँ पे भयंकर वर्षा करेगी। इसलिए केरल के जो तट पर ये हवाएं टकराएगी तो इसको हम जो प्रथम वर्षा है जो हमारे भारत में केरल के तट के समीप ही होती है, जिसको हम कहते हैं मानसून का फटना। इस प्रकार से ये ग्रीष्म काल में हम देखें तो ग्रीष्म काल में जो हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर जा रही है और जल से स्थल की ओर जा रही है। तो ये हवाएं अपने साथ आर्द्रता ग्रहण किए हुए हैं, इनमें ये अपने साथ जल लेकर जा रही है और एशिया महाद्वीप में ये हवाएं वर्षा कर रही है। तो पूरी वर्षा की हम बात करें तो 85% वर्षा केवल भारत में एशिया में इन पवनों से ही होती है। कौन सी है? ग्रीष्मकालीन पवनें। ग्रीष्मकालीन जो मानसूनी पवन है इनके द्वारा ही भारत में 85% वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रीष्मकालीन मानसून। इसके बाद हम देखें तो ये जो दक्षिणी पूर्वी जो पवनें हैं ये हमारे दक्षिणी पूर्वी पवनें हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखें कि भारत एशिया के मानसून पर ये हमारा जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागरीय मानसून का भी इसके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में, ठीक है। शीत ऋतु में इसकी ये जो हमारे भूमध्य सागर है उस भूमध्य सागर का भी हमारे एशिया महाद्वीप पर प्रभाव पड़ता है। वो देखते हैं हम कैसे पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे आप समझ लीजिए भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर से चलने वाली जो हवाएं हैं जो शीतकाल में चलती हैं और शीतकाल में इस प्रकार से ये हमारे भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये जो भारत में प्रवेश करेगी, भारत के जो थार का मरुस्थल है उसके अलावा जो पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान इस क्षेत्र में ये हवाएं प्रवेश करती है और सबसे अधिक प्रभावित ये भारत के इसी क्षेत्र को करती है। इस प्रकार से ये पूरे एशिया के जो एक छोटे से प्रदेश को ये हवाएं प्रभावित करती है। और जिसमें हमारा भारत है, भारत का जो पश्चिमी भारत है इसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और थोड़ा बहुत राजस्थान है, इस क्षेत्र को ये हवाएं प्रभावित करती है। और सर्दियों के मौसम में इन्हीं पवनों के द्वारा वर्षा होती है, जिन पवनों को हम कहते हैं मावठ, ठीक है। और ये शीतकालीन वर्षा है, शीतकालीन जो वर्षा है भारत की इसी पवनों से होती है। इस प्रकार से आज हमने एशिया महाद्वीप के मानसून के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसके नोट्स बनाइए। और आज की वीडियो हम यही समाप्त कर रहे हैं और अगले वीडियो में हम इसके जो मानसूनी एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के जलवायु प्रदेश हैं, उस जलवायु प्रदेशों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।